Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear spectators. I am Usman Ali, assistant professor of chemistry, and today we are going to calculate the energy of revolving electron in nth shell of hydrogen atom. So, to calculate energy of electron in nth shell of हाइड्रोजन एटम। तो डियर स्पेक्टेटर्स, अगर हमारे पास न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कौन रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा उसका न्यूक्लियस से फासला क्या कहलाएगा? ये डिस्टेंस कहलाएगा आर। उसका मैस है m, वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v से। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E माइनस है और न्यूक्लियस पर चार्ज Ze पॉजिटिव होगा। एज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, तो ये कौन सा शेल है? ये से nth शेल है। nth में भी फर्स्ट, में भी सेकंड, में भी थर्ड, डिपेंड अपॉन जिस शेल की एनर्जी मालूम करनी है। तो nth शेल में जो टोटल एनर्जी होगी वो टू एनर्जीज का सम होगी। एक होगी काइनेटिक एनर्जी और दूसरी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। उसकी पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी और मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? अगर हमने nth शेल मीन टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, हमें निकालनी पड़ेगी कौन कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। टू कैलकुलेट, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए टू फोर्सेस को रिलेट करेंगे। हमें यह भी पता है कि काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ mv²। ये हाफ mv² के बराबर होती है। तो अगर हमने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हमें mv² की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। mv² की वैल्यू निकालने के लिए हम दो फोर्सेस को रेडियस में इक्वल कर चुके हैं। एक होती थी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक होती थी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये बराबर थी किसके? कूलम्ब फोर्स के। ये दोनों फोर्सेस बराबर थी और दोनों की डायरेक्शन क्या थी? अपोजिट थी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर थी? mv²/r के, और कूलम्ब फोर्स किसके बराबर थी? Ze²/4πε0 के। तो हमने यहां से ये किया था, r² से क्या किया था? खत्म हो गया था। बाकी क्या बचा था? mv²। ये बराबर निकला था Ze²/4πε0 के। तो ये वैल्यू किसकी निकल आई है? mv² की। तो अगर हम इसको क्या लें? इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में mv² की वैल्यू पुट की जाए। पुटिंग वैल्यू ऑफ mv², अगर mv² की वैल्यू पुट की जाए इन इक्वेशन 1, तो अगर इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आता है? काइनेटिक एनर्जी निकल आती है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? हाफ इंटू mv²। तो mv² किसके बराबर है? वो बराबर है Ze²/4πε0 इंटू r के। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल आती है काइनेटिक एनर्जी। वो निकलेगी Ze² और क्या निकलेगा? 8πε0 इंटू r के। तो दिस विल बी कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर ली है। अब हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? अब हम इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम ये कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम बेसिकली रिलेट करेंगे। टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम कहते हैं लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन जो है इन्फिनिटी पर पड़ा हुआ है। इन्फिनिटी क्या है? लामहदूद फासला।
इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है? 0। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि उसको न्यूक्लियस नहीं खींच रहा। तो जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पर होगा पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, और ये पोटेंशियल एनर्जी की कौन सी वैल्यू होगी? ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी किस पर होती है? इन्फिनिटी पर, लामहदूद फासले पर, और तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होती है तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एक्सर्ट करें तो इलेक्ट्रॉन nth शेल में आ जाएगा। तो nth शेल में ये पॉइंट किस पर आ जाएगा? ये इन्फिनिटी से मूव करेगा, पॉइंट R तक आ जाएगा। कूलम्ब फोर्स आपने अप्लाई की है तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर जाएगा? डेल्टा R। ये डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट कवर कर गया है। तो ये nth शेल में आ जाएगा जहां पर इसका रेडियस r है। तो फिर ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये किसके बराबर होगी? ये बराबर होगी जितना आपने वर्क किया है, फोर्स लगाई है, और फोर्स इनटू क्या होगा? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, जितना उसने फासला तय किया है ये इसके बराबर होगा। पोजीशन की वजह से होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ये बराबर होगी फोर्स कौन सी लग रही है? वो लग रही है कूलम्ब फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट वो कितना तय कर रहा है? डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, इतना वर्क होगा, इतनी ही पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? फोर्स कितनी लग रही है? कूलम्ब फोर्स, और कूलम्ब फोर्स किसके बराबर होगी? जी स्क्वायर ओवर क्या होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? डेल्टा आर के। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पोटेंशियल एनर्जी स्टेप वाइज निकलेगी, स्टेप वाइज होगी, और जो चीज स्टेप वाइज होती है उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए मैथमेटिक्स में एक चीज होती है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करनी पड़ती है, लिमिट अप्लाई करनी पड़ती है। इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करते हैं? हम आर स्क्वायर को सेपरेट कर देते हैं, जी स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा आर ओवर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को अलग क्यों किया? इस वजह से अलग करना है क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं? कांस्टेंट हैं। तो आर को सेपरेट क्यों किया? क्योंकि आर क्या था? आर वाज वेरिएबल, तो जिसकी वैल्यू बदलती है उसको सेपरेट कर लिया। तो हम क्योंकि स्टेप वाइज निकलती है, इस अबव इक्वेशन को क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट अबव इक्वेशन। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? क्योंकि स्टेप वाइज निकलती है। याद रखना, ये जो कांस्टेंट्स हैं, कांस्टेंट्स की इंटीग्रेशन नहीं होती, वो वही रहते हैं, उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इंटीग्रेशन का, क्योंकि ये कांस्टेंट थे, ये वैसे ही रहेंगे। इंटीग्रेशन किसकी होगी? इंटीग्रेशन होगी डेल्टा आर ओवर आर स्क्वायर की। और इलेक्ट्रॉन मूव कहां से होना शुरू हुआ है? इन्फिनिटी से, और किस पॉइंट पर आ गया है? आर पॉइंट तक। दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। कहां से मूव करना शुरू किया है? इनफिनाइट डिस्टेंस से, और कहां तक आ गया है? पॉइंट आर तक। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी कितनी? जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब ब्रैकेट लिखेंगे आप लोग, और कहां से मूव करना शुरू किया? इन्फिनिटी से। किस पॉइंट तक आया है? आर तक। तो बेटा जब इंटीग्रेशन की जाती है ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ ही खत्म हो जाता है, तो नीचे वाले को ऊपर लिखते हैं, और उसकी जो भी पावर होती है उसको माइनस में लिखकर कितना कर देते हैं? +1। माइनस में लिखकर +1, जितनी पावर लगाई है उसी को बटे के नीचे भी लिख देना है। तो ये हमने इंटीग्रेशन कर दी है। डेल्टा आर इसके साथ ही खत्म हो जाएगा, आर ऊपर लिखा, उसकी पावर को माइनस में लिखकर +1, उसी पावर को बटे के नीचे लिख देना है। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? वो बराबर होगी जी ई स्क्वायर ओवर क्या होगा? ओवर ये किसके बराबर होगा? ओवर होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका आंसर क्या आ जाएगा? आर की पावर -1 बटा क्या आ जाएगा? -1।
क्योंकि ये अब इंटीग्रेशन ये इन्फिनिटी और आर नहीं लिखा जाएगा। तो ये जो -1 है ये स्टार्ट में आ जाएगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी -GE²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो डियर स्टूडेंट्स, जो न्यूमिनेटर में होता है बटे के ऊपर होता है, अगर उसकी पावर माइनस में हो तो वो किधर चला जाता है, बटे के नीचे। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, वाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों होगी? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर बेटा इसी के अंदर मौजूद है कि जब कोई चीज पोटेंशियल एनर्जी जो है ये इनवर्स होती है किसके? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इनवर्स होती है। इन्फिनिटी पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रही। देखें, जमीन से कोई बॉडी दूर है तो ग्रेविटी की फोर्स कम है, जमीन के करीब आ रही है तो ग्रेविटी की फोर्स बढ़ेगी। अगर बढ़ेगी तो फासला कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। मीन ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़े, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के क्या होती है? इनवर्स। तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी नहीं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस्ड हो जाएगी। अगर ये प्रोड्यूस्ड हो जाएगी तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम है 0 है, एट इन्फिनिटी। और जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, एनी वैल्यू, कोई भी जो वैल्यू मैक्सिमम से अगर कम होगी, लेस देन 0, अगर 0 से नीचे हो जाएगी तो वो किस में चली जाएगी? विल बी नेगेटिव। वो नेगेटिव हो जाएगी। दैट्स वाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी नेगेटिव। और साथ आपने ये इक्वेशन लिख देनी है। दोबारा सुन लें, आपने लिखना है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी किधर होगी? एट इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0 किलोजूल पर मोल, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। और मैक्सिमम अगर 0 से थी तो 0 से अगर डिक्रीज हो जाए तो एनी वैल्यू लेस देन 0 विल बी नेगेटिव। दैट्स व्हाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी नेगेटिव। नेक्स्ट जो इसमें हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट चीज जो हमने डी एक्सपेक्टेड इसमें डिस्कस करनी है वो क्या है? वो है हमारे पास, अब हमने 2 एनर्जीज फाइंड आउट कर ली हैं। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी बराबर है किसके? GE²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर के। और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? वो बराबर है -GE²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर के। अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव वाला क्वेश्चन आता है तो आपको साथ इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी भी निकल आई। हम ये जानते हैं कि nth शेल की एनर्जी किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी के। तो इन दोनों एनर्जीज की जगह इनकी वैल्यूज पुट की जाए तो nth शेल की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? GE²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर के। और माइनस पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? GE²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर के। यहां पर एलसीएम क्या निकलेगा? nth शेल की एनर्जी फाइंड आउट करनी है। एलसीएम निकल आएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ऊपर क्या आ जाएगा? GE², और ये आ जाएगा -2 इंटू GE² के। ये 2 आ जाएगा। 4 8 डिवाइडेड बाय 4 2 आता है, 2 के से मल्टीप्लाई किया तो वो 2 आ जाएगा। तो nth शेल की जो एनर्जी निकलेगी वो निकलेगी माइनस, ये 2 निकलेगा तो माइनस रह जाएगा, -GE²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर के।
अभी भी ये जो फैक्टर है आर, आर क्या है, बाकी सारे कांस्टेंट हैं, आर इज वेरिएबल, बाकी सारे कांस्टेंट हैं। अगर हमने एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो पहले वैल्यू किसकी निकालनी है, आर की, और आर की वैल्यू ऑलरेडी हम रेडियस में पढ़ चुके हैं, कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर जी ई स्क्वायर पाई एम के। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर, जो कि हम रेडियस में ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो आर की जगह उसकी वैल्यू पुट की जाए तो nth शेल की एनर्जी कितनी होगी, ये बराबर होगी माइनस जी ई स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आर किसके बराबर है, आर बराबर है एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर क्या होगा, जी ई स्क्वायर पाई एम के। तो ये जो बटे के नीचे बटा है ये ऊपर चला जाएगा, मीन ये हम इसको दोबारा इसमें कलर चेंज करके भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर क्या होगा, जी ई स्क्वायर पाई एम के। तो हम ये वाला फैक्टर है, इसको जो बटे के नीचे बटा है उसको ऊपर ले जाते हैं, तो एन शेल की एनर्जी निकलेगी माइनस जी ई स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम कहते हैं कि बाकी फैक्टर ये एप्सिलॉन नॉट बी इधर लिखा जाएगा इंटू एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा, जी ई स्क्वायर पाई एम के। तो जो बटे के नीचे बटा था वो ऊपर चला जाएगा, कंबाइन करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा nth शेल की एनर्जी होगी माइनस जी की पावर आ जाएगी 2, ई की पावर कितनी आ जाएगी 4 पाई एम डिवाइडेड बाय क्या होगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। अभी एक फैक्टर कट सकता है और वो कौन सा है, पाई, पाई से कट जाएगा, बाकी नीचे लिखें, बाकी क्या बचेगा, nth शेल की एनर्जी वो बराबर होगी माइनस जी स्क्वायर ई 4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर के। बेटा ये वो फाइनल इक्वेशन है एनर्जी की। जिस तरह से आपने रेडियस की इक्वेशन को मेमोराइज किया था, इस तरह से एनर्जी की इक्वेशन को भी क्या करेंगे, मेमोराइज करेंगे। इसमें दो फैक्टर्स जो हैं वो वेरिएबल हैं, एक है जी और एक क्या है n। इन वेरिएबल्स को हम सेपरेट कर देते हैं। अगर हम इन वेरिएबल्स को सेपरेट आउट करेंगे तो हम क्या डिराइव कर लेते हैं, यहां से इन वेरिएबल्स को अगर सेपरेट आउट करेंगे तो हम ये हासिल करते हैं, यहां से क्या चीज हासिल करेंगे, से nth शेल की एनर्जी है ये कितनी निकलेगी, ये इक्वल टू होगी nth शेल की एनर्जी किसके बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू माइनस E4m ओवर क्या होगा, और होगा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, और बाकी वेरिएबल्स अलहदा लिख दिए, ऊपर क्या आ जाएगा जी स्क्वायर ओवर क्या होगा, ओवर एन स्क्वायर के। इनको सेपरेट आउट कर दिया। तो डियर स्पेक्टेटर्स, ये जो सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं ये किसके बराबर होते हैं, ऑल आर कांस्टेंट। तो ये e की पावर 4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर ऑल आर कांस्टेंट्स। इनकी वैल्यू पुट की जाए तो इसकी वैल्यू होती है 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कोलोम के, इसका आ जाएगा पावर 4 इंटू मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 की पावर माइनस 31 डिवाइडेड बाय क्या होगा 8 एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.84 इंटू 10 की पावर माइनस 12, इसका आ जाएगा स्क्वायर। एच होता है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। सारे को सॉल्व किया तो ये आंसर आता है 2.178 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जाउल के। तो हम इसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो nth शेल की एनर्जी कितनी निकलेगी, ये माइनस वैसे ही रहेगा, ये कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट की जाए, ये जो कांस्टेंट्स हमें निकले हैं इनकी वैल्यूज पुट की जाए ऊपर वाली इक्वेशन में, तो ये निकलेगा 2.178 इंटू 10 की पावर माइनस 18
इंटू जी स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर इतने जाउल के। और डियर स्पेक्टेटर्स, हमें यह पता है कि फॉर हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर विल बी इक्वल टू 1। अगर 1 होगा तो जी स्क्वायर भी किसके बराबर होगा, वो भी 1 होगा। तो अगर हाइड्रोजन होगा तो जी स्क्वायर को खत्म कर देंगे क्योंकि वो 1 हो जाएगा, तो 1 लिखा नहीं जाता, तो एनसीएल की एनर्जी निकलेगी कितनी, -2.178 इंटू 10 की पावर -18 इंटू 1/n स्क्वायर के इतने जाउल। अब हम कहते हैं इस जऊल को चेंज करना चाहते हैं, जऊल को किस में चेंज करना चाहते हैं, इनटू किलो जऊल पर मोल, किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कुछ फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाएंगे। -2.178 इंटू 10 की पावर -18 क्या इंट्रोड्यूस करवाएंगे, अगर हमने इसको किलो में कन्वर्ट करना है तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, और पर मोल के लिए एवोगैड्रो नंबर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे इनटू बाकी फैक्टर वही होगा 1/n स्क्वायर। अब जूल की बजाय किस में बदल जाएगा, किलो जूल पर मोल में। तो इस सारे को सॉल्व करके लिखेंगे तो nth शेल की जो एनर्जी निकलेगी वो निकलेगी -1331 इंटू 1/n स्क्वायर इतने किलो जूल पर मोल। तो डियर स्पेक्टेटर्स, ये वो फाइनल इक्वेशन थी जो एनर्जी की हमने डिराइव करनी है। तो ये एनर्जी की फाइनल इक्वेशन है जो कि हमने डिराइव करनी है। तो दोबारा देख लें हमने क्या किया इसमें सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया, क्या फाइंड आउट किया, nth शेल की एनर्जी, तो उसमें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों आएंगी। और उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेपरेटली फाइंड की, फिर हमने वैल्यू किसकी निकाली, फिर हमने वैल्यू फाइंड आउट की पोटेंशियल एनर्जी की, और यह भी प्रूव कर दिया कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है, व्हाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। देन नेक्स्ट वन, हमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल की लिखी, दोनों को ऐड किया, टोटल एनर्जी निकल आई। तो टोटल एनर्जी जो है वो भी क्या निकल रही है, उसकी जो फाइनल इक्वेशन है वो भी हमने डिराइव की, सारी वैल्यूज लगाई, पहले जूल में निकली और जूल के बाद उसको किस में चेंज कर लिया, किलो जूल पर मोल में, फाइनल वैल्यू निकल आई। कुछ क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह ताला बाद में करेंगे। अल्लाह हाफिज।